तो आज का लेक्चर क्लास 12 मैथ्स का है और आज हम इंटीग्रल कैलकुलस शुरू करने जा रहे हैं। और अभी आने वाले कई लेक्चर्स आपको इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में मिलेंगे। तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में हम इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और स्टैंडर्ड इंडेफिनिट इंटीग्रल्स फार्मूलाज, इन सब को आज के इस लेक्चर में मैं यहाँ पर बताऊँगा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल 12 वाला पर। मेरा नाम चंदन सिंह है। आइए शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से लेक्चर को। डिफरेंशिएशन में यह पढ़ाया गया है या यह हम जानते हैं कि कोई भी फंक्शन जो डिफरेंशिएबल होता है एक इंटरवल में, तो उस इंटरवल के एवरी पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम यहाँ पर fx, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स, जो इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट्स होता है उसे अगर हम समझ लेते हैं तो फिर आगे इंटीग्रेशंस के जो आगे के लेक्चर्स आएंगे उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ पाओगे। तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशंस में शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशंस के कॉन्सेप्ट्स को हमें समझने के लिए थोड़ा सा डिफरेंशिएशन में जाना होगा। तो अगर हम fx एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन, अब कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है तो वह एक इंटरवल में होता है। तो मान लेते हैं इंटरवल i। इंटरवल क्या होता है? सेट होता है। तो इंटरवल i का वैल्यू कुछ इस तरह का हो सकता है। ये ओपन इंटरवल हो सकता है, ठीक है, या ये क्लोज्ड इंटरवल हो सकता है, या सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन, मान लेते हैं यहाँ पर एक फंक्शन है fx, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अब कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन कब होता है इसके बारे में डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में बताया गया है। तो फिलहाल यहाँ पर अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है एक इंटरवल में, इंटरवल सेट होता है रियल नंबर का और ये इनफाइनाइट सेट होता है। तो इंटरवल का कुछ ये फॉर्म है, क्लास 11th में इसके बारे में आप जानते होंगे। ये ओपन इंटरवल, ये क्लोज्ड इंटरवल, ये दोनों सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल कहलाता है, ठीक है। तो fx एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है एक इंटरवल i में। तो इस इंटरवल के एवरी पॉइंट पे, इस इंटरवल का एवरी पॉइंट मतलब ये सेट होगा, और सेट या इनफाइनाइट सेट्स होता है। तो इनफाइनाइट सेट्स में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। तो इस इंटरवल के एवरी पॉइंट पे इस फंक्शन fx का डेरिवेटिव, चूंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इस इंटरवल के एवरी पॉइंट पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, जिसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं? dfx/dx, और यहाँ पर इसे f' से डिनोट किया जाता है और यह कहलाता है डेरिवेटिव ऑफ fx, ठीक है। यह डेरिवेटिव ऑफ fx कहलाता है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है एक इंटरवल में, तो उसके एवरी पॉइंट में उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, जिसको हम इस तरह से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यह डेरिवेटिव निकालने का प्रोसेस डिफरेंशिएशन कहलाता है। यहां पर हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्या अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, एक इंटरवल में किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया गया है, तो क्या उस ओरिजिनल फंक्शन को हम फाइंड कर सकते हैं? अगर एक फंक्शन का डेरिवेटिव एक इंटरवल में दिया गया है तो क्या हम उस ओरिजिनल फंक्शन के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। और यह फंक्शन फाइंड करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन के अपोजिट प्रोसेस, जिसे एंटी डिफरेंशिएशन कहा जाता है, वह अप्लाई करना होता है। तो एंटी डिफरेंशिएशन को ही इंटीग्रेशन कहा जाता है, ठीक है। तो हम सीधा अब आते हैं कि अगर हमें डेरिवेटिव दिया गया है, अगर हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एक इंटरवल में दिया गया है तो उस फंक्शन को क्या हम फाइंड कर सकते हैं? तो जब हम उस फंक्शन को फाइंड करेंगे तो वह फंक्शन फाइंड करने के लिए जिस प्रोसेस से
हमें जिस मैथमेटिकल प्रोसेस से यहाँ पर गुजरना होगा, डेट इज कॉल्ड एंटी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है। और किसी फंक्शन का डेरिवेटिव से उस फंक्शन को जब हम फाइंड करते हैं तो वह फंक्शन जब इंटीग्रेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करके हम फाइंड करते हैं तो वह फंक्शन मतलब वो जो आंसर हम निकालते हैं वह आंसर मतलब वह फंक्शन कहलाता है एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव। ठीक है। सीधा हम स्पष्ट बोलने जा रहे हैं कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव दिया गया है एक इंटरवल में और फंक्शन को अगर हम फाइंड करते हैं तो डेट फंक्शंस मतलब वो फंक्शन या फंक्शंस हो सकता है, तो जो फंक्शन हम फाइंड करेंगे डेट इज कॉल्ड प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव। और जिस फार्मूला को यह फंक्शन के वैल्यू को फाइंड करने में हम यूज करते हैं, मतलब अगर डेरिवेटिव दिया गया है, फंक्शंस के वैल्यू को फाइंड करना है, तो बीच में हम कुछ फार्मूलाज को यूज करके ये फंक्शन को फाइंड करेंगे और वो फार्मूलाज जो हम यूज करेंगे डेट इज कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। वो फार्मूला क्या कहलाता है? इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। और इंडेफिनिट इंटीग्रल्स मतलब जो फार्मूला कहलाता है, ठीक है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के हेल्प से किसी डेरिवेटिव्स के ओरिजिनल फंक्शंस के वैल्यू को फाइंड करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? जो फंक्शंस फाइंड करते हैं उसे कहा जाता है एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव। ये प्रोसेस फार्मूला के हेल्प से जब हम परफॉर्म करते हैं डेट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है। तो एंटी डेरिवेटिव यहां पर एफ डैश एक्स अगर गिवन, ठीक है, एफ डैश एक्स मतलब ये डेरिवेटिव है, ये क्या है? डेरिवेटिव। इफ डेरिवेटिव गिवन देन टू फाइंड एफ एक्स। ठीक है। तो डेरिवेटिव अगर दिया गया है और फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, या एफ एक्स अगर हम फाइंड करते हैं तो इस कंडीशन में ये एफ एक्स क्या कहलाता है? अगर डेरिवेटिव दिया गया है और फंक्शन का वैल्यू हम फाइंड करते हैं या फंक्शन जो ओरिजिनल हमको मिलता है डेट इज कॉल्ड प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव। और ये एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव फाइंड करने के लिए हमें बहुत सारा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, जो आगे हम सीखेंगे इसी टॉपिक में। तो वो सारा फार्मूला कहलाता है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। फार्मूला यूज्ड टू फाइंड द प्रिमिटिव्स इज क्या कहलाता है? इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। ठीक है। जो भी फार्मूलाज हम यहाँ पर इस एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव को फाइंड करने में यूज करेंगे डेट इज कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। और ये प्रोसेस, ये फार्मूला के हेल्प से एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव फाइंड करने का जो प्रोसेस, जो मैथमेटिकल प्रोसेस हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे डेट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन का मीनिंग था। अभी बहुत कुछ सिखाएंगे हम आपको। ठीक है। अगर आपको ये सब नहीं सीखना है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को, बट मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि आप ये सब कुछ जो हम बताने जा रहे हैं, छोटा छोटा चीज़, ये सब भी आप ज़रूर अच्छे से ध्यान से सुनो और इसको समझो। ठीक है। तो यहाँ पर इंडेफिनिट इंटीग्रल एक्चुअल में फार्मूला होता है। ठीक है। जो ओरिजिनल फंक्शन अगर डेरिवेटिव दिया रहता है, जो ओरिजिनल फंक्शन जिसको डिफ्रेंशिएट करने पे ये डेरिवेटिव मिलेगा, वो अगर हम निकाल पाते हैं तो वो आंसर क्या कहलाता है? प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव। और ये सारा प्रोसेस जिस फार्मूलाज को हम यूज करके फाइंड करते हैं ये प्रिमिटिव, द प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है। जो रियल लाइफ में या जो मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस इंटीग्रल कैलकुलस के हेल्प से यूज करके सॉल्व किए जाते हैं, वो क्वेश्चंस बेसिकली दो तरह के इंटीग्रल्स को यूज करके सॉल्व किया जाता है। ठीक है।
तो इंटीग्रल्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं। जो भी क्वेश्चंस इंटीग्रल कैलकुलस के हेल्प से सॉल्व किया जाता है उसे इंटीग्रल्स कहा जाता है। मतलब उस क्वेश्चन में जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे उसे इंटीग्रल्स कहा जाता है। और ये इंटीग्रल्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला इंडेफिनिट इंटीग्रल्स और दूसरा डेफिनिट इंटीग्रल्स, ठीक है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स और डेफिनिट इंटीग्रल्स बेसिकली ये दोनों मिलकर ही कॉन्स्टिट्यूट करता है इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। थोड़ा सा फर्क है इस दोनों में, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स और डेफिनिट इंटीग्रल्स में थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। धीरे धीरे करके जब जो हम ये सारे लेक्चर्स को एक एक करके पढ़ेंगे तो अल्टीमेटली हमें जो भी फर्क है वो मालूम चल जाएगा। और इन दोनों का यूज मैथमेटिक्स में ही नहीं बल्कि आप मैथमेटिक्स में खास करके फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर आप आगे चल के इकोनॉमिक्स लेते हैं, फिनांस लेते हैं, ठीक है, तो ये सब में वहाँ पर आपको काफ़ी यूज होगा। तो अगर कैलकुलस के इस पोर्शन को आप स्ट्रॉन्ग कर पाते हो तो फिर आगे आप या तो टेक्नोलॉजी की फील्ड में जाओ, इकोनॉमिक्स के फील्ड में जाओ, फिनांस के फील्ड में जाओ, फिजिक्स अगर आपको बहुत अच्छा करना है तो इन सब को अच्छा करने से पहले आपको इंटीग्रल कैलकुलस और इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छे से मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये इसका बेनिफिट्स है। अब इंडेफिनिट इंटीग्रल्स और डेफिनिट इंटीग्रल्स फर्दर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रल्स और डेफिनिट इंटीग्रल्स फर्दर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं किससे? बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो ये इतना डिटेल्स में हम लोग इसको नहीं जानते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में ये सब के बारे में बताया गया है, इसलिए हम इसकी चर्चा थोड़ी बहुत यहाँ पर कर चुके हैं, मतलब हमने किया है, ठीक है। आपको सिर्फ याद रखना है कि इंडेफिनिट इंटीग्रल्स और डेफिनिट इंटीग्रल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये हम एरिया वाले चैप्टर में थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो यहां तक सब चीज सही था, ठीक है। अब इसके और भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझते हैं। उसके लिए हम यहां पर एक फिर से फंक्शन लेंगे। तो एक बात तो तय हो चुका है कि इंटीग्रेशन एक्चुअल में डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है, ठीक है। इंटीग्रेशन एज इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। इंटीग्रेशन एक्चुअल में इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का नहीं, कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो डेरिवेटिव ऑब्टेंड होता है। वहीं इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव अगर दिया रहता है तो हम ओरिजिनल फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करने पे वो डेरिवेटिव ऑब्टेंड होता है वो यहाँ पर ऑब्टेंड करते हैं। कब? जब डिफरेंशिएशन में जो हमको डेरिवेटिव मिलता है उसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ओरिजिनल फंक्शन जो कि प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव कहलाता है। तो ये दोनों ही एक दूसरे के जस्ट अपोजिट प्रोसेस है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जैसे हम जानते हैं यहाँ पर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, मतलब कॉस एक्स हो गया डेरिवेटिव किस फंक्शन का? साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। इसका इंटरवल जिसमें यह डिफरेंशिएबल होता है वो रियल नंबर होता है, ये आप जानते होंगे। तो यहाँ पर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है। तो अगर हम कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ओरिजिनल फंक्शन क्या मिलेगा? साइन एक्स, जो कि प्रिमिटिव कहलाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पर कह सकते हैं साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है। तो यहाँ पर एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव किसका? कॉस एक्स का, देयरफॉर प्रिमिटिव
प्रिमिटिव ऑफ cos x इज sin x। ठीक है, तो प्रिमिटिव ऑफ cos x क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। उसी तरह से अगर sin x में हम कोई कांस्टेंट ऐड कर दें, अगर हम यहां पर इस तरह से लिखें sin x प्लस सी, तो sin x का डेरिवेटिव cos x और कांस्टेंट यहां पर c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी मतलब ये एक अननोन कांस्टेंट है, ये किसी भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो sin x प्लस सी इसका भी डेरिवेटिव cos x होगा। तो फिर से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर sin x का डेरिवेटिव cos x है, तो प्रिमिटिव ऑफ cos x क्या होगा, sin x। अब sin x प्लस सी का डेरिवेटिव भी cos x है, तो देयरफॉर प्रिमिटिव ऑफ cos x इज sin x प्लस सी। तो यहाँ पर इस दोनों आंसर में ये कंक्लूड हम कर सकते हैं कि किसी भी डेरिवेटिव का प्रिमिटिव यूनिक नहीं होता है, केवल एक नहीं होता है। जैसे यहाँ पर cos x का प्रिमिटिव sin x है और यहाँ पर उसी cos x का प्रिमिटिव sin x प्लस सी है। c यहाँ पर क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जो रियल नंबर के किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो रियल नंबर में जानते हैं इन्फिनाइट रियल नंबर होता है, तो अगर हम 1 लेंगे तो sin x प्लस 1, 2 लेंगे तो sin x प्लस 2, 3 लेंगे तो sin x प्लस 3। तो कहने का मतलब cos x का प्रिमिटिव sin x प्लस सी मतलब एक नहीं बल्कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ प्रिमिटिव्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है ड्यू टू दिस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी डेरिवेटिव अगर दिया गया है और अगर हम उसका प्रिमिटिव निकालते हैं तो उसका प्रिमिटिव यूनिक नहीं होता है बल्कि इन्फिनाइट होगा। ठीक है, cos x का sin x प्लस सी होगा। उसी तरह से tan x का sec स्क्वायर होता है डिफरेंशिएशन, तो tan x प्लस सी का भी क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x प्लस सी। ठीक है, तो इसका मतलब यह कंक्लूजन निकला कि कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर दिया गया है और इंटीग्रेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करके अगर हम उसका प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो हमेशा जो प्रिमिटिव का वैल्यू आएगा वो एक इन्फिनाइट नंबर ऑफ प्रिमिटिव्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ड्यू टू दिस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये c क्या कहलाता है, c यहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और पैरामीटर। c यहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या पैरामीटर कहलाता है। ठीक है, अब और भी वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर अब कुछ सिंबल और स्टैंडर्ड मीनिंग्स यहां पर समझते हैं। अगर हम मान लेते हैं यहां पर एक फंक्शन है fx, इसका डेरिवेटिव यहां पर कैपिटल fx। ठीक है, fx यहां पर कैसा fx है, fx इज डिफरेंशिएबल फंक्शन इन इंटरवल i। ठीक है, fx यहां पर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है किसी इंटरवल i में और ये इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, ये डेरिवेटिव ऑफ fx जो इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर fx का डेरिवेटिव स्मॉल fx फंक्शन का डेरिवेटिव कैपिटल fx है, तो देयरफॉर आल्सो d fx प्लस c। ठीक है, यहाँ पर d fx प्लस c इसका भी डेरिवेटिव क्या होगा, कैपिटल fx। c यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट, c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो अगर fx का डिफरेंशिएशन कैपिटल fx है तो स्मॉल fx प्लस c का डिफरेंशिएशन ये भी कैपिटल fx ही होगा। अब यहां पर इसका एंटी डेरिवेटिव देयरफॉर प्रिमिटिव ऑफ fx कौन हो जाएगा, fx प्लस c। तो प्रिमिटिव ऑफ fx इक्वल्स टू fx प्लस c। इस चीज को हम मैथमेटिक्स में या इंटीग्रल कैलकुलस में सिंबल से डिनोट करते हैं और यह सिंबल कुछ ऐसा होगा, इज एक्सप्रेस्ड एज
ठीक है, ये सिंबल हो गया, हम बताएंगे एक एक करके। एफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिमिटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू स्मॉल एफ एक्स प्लस सी, इसे हम इंटीग्रल कैलकुलस में जिस सिंबल से एक्सप्रेस करते हैं वह कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यह यहाँ पर एक एक चीज करके जान लेते हैं। यह जो आपको इस तरह का टेढ़ा जैसा यह सिंबल है, यह सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, इस तरह का सिंबल होगा, ठीक है। यह इंटीग्रेशन के सिंबल को डिनोट करता है। यहां पर यह इंटीग्रेशन ऑफ सिंबल, यहां पर यह dx होगा, ठीक है। dx और इंटीग्रेशन के सिंबल के बीच जो फंक्शन होगा, ठीक है, जो फंक्शन, डेरिवेटिव भी फंक्शन ही होता है, जैसे sin x का डेरिवेटिव cos x तो फंक्शन ही होता है। तो यहां पर इंटीग्रेशन का सिंबल और यह dx के बीच जो फंक्शन होगा यह इंटीग्रांड कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटीग्रांड। और यहाँ पर यह फंक्शन अगर वेरिएबल x में है तो यहाँ पर d के साथ भी x होगा। फंक्शन के पास अगर वेरिएबल t है तो यह dt ही होगा। तो इसमें x, ये जो x है, ये x क्या कहलाता है? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और यहाँ पर c, जो यहाँ पर ये पूरा सिंबल यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा सिंबल कहलाता है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। ये पूरा सिंबल क्या कहलाएगा? इसे हम पढ़ेंगे इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और इसमें जो आंसर होगा, इसमें जो ये पूरा आंसर होगा ये कहलाएगा प्रिमिटिव। ये आंसर पूरा क्या कहलाएगा? प्रिमिटिव। और इसमें c, जब आंसर में ये प्लस c लिखेंगे तो ये कहलाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये पूरा ये आंसर, ये पूरा आंसर क्या कहलाएगा? प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स, ठीक है। इतना चीज इसको कहा जाता है, या तो प्रिमिटिव कहते हैं, या एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, या इंटीग्रल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये सारा सिंबल था। यहां पर जो डेरिवेटिव, एक्चुअल में एफ एक्स क्या है? डेरिवेटिव है। तो इसको यहां पर जब हम इस सिंबल में इस तरह से लिखते हैं तब ये डेरिवेटिव नहीं बल्कि इंटीग्रांड कहलाता है, ठीक है। इसके पास जो वेरिएबल होता है वह वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है, ठीक है। और ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। और फाइनल आंसर जो प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल्स कहलाता है, ठीक है। अभी और भी ये सब क्लियर हो जाएगा, बस आप लेक्चर को बिना स्किप करके ध्यानपूर्वक देखो। एक एक चीज हम यहाँ पर समझाएंगे। अब चूंकि प्रिमिटिव फाइंड करने के लिए हमें इंटीग्रेशन के प्रोसेस को स्टैंडर्ड फार्मूला, जिसे इंडेफिनिट इंटीग्रल्स कहा जाता है, वह यूज करना होता है। तो यहाँ पर हम बहुत सारे स्टैंडर्ड इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, यानी कि जो प्रिमिटिव निकालने के फार्मूलाज होता है, जो इंटीग्रेशन के प्रोसेस के मतलब दौरान हम यूज करेंगे, उन सब को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स प्लस सी, इसका डेरिवेटिव कैपिटल एफ एक्स, ठीक है। कोई भी फंक्शन एफ एक्स प्लस सी, मतलब ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव कैपिटल एफ एक्स है, तो देन यहां पर इस फंक्शन का इंटीग्रल्स, ठीक है, ये जो डेरिवेटिव है इसका अगर हम इंटीग्रल्स फाइंड करेंगे, जो आंसर आएगा वह प्रिमिटिव कहलाता है। तो आंसर क्या होगा? स्मॉल एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। यह बेसिक कॉन्सेप्ट है, अभी हम आपको बताएं जस्ट। अब इसी को बेस मानकर हम यहाँ पर बहुत सारे स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स के फार्मूला को डिराइव करके बताने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला फार्मूला है, हम जानते हैं डी एक्स की पावर एन
बाई डी एक्स, एन इंटू एक्स एन माइनस वन होता है, ठीक है। डी एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन एन एक्स एन माइनस वन होता है, ठीक है। तो उसी तरह से डी एक्स की पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम देख सकते हैं एन प्लस वन बाय है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन बाय एन प्लस वन, इसको हम बाहर कर देंगे वन बाय एन प्लस वन, और डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पर एक्स की पावर एन प्लस वन बाय डी एक्स। अब एक्स की पावर एन प्लस वन का डेरिवेटिव इस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, सबसे पहले वन बाय एन प्लस वन इसके आगे लिखेंगे इंटू एन प्लस वन इंटू एक्स की पावर एन प्लस वन माइनस वन, ठीक है। इस फार्मूला को हम यूज़ करके यहाँ पर लिखे हैं, और ये तो आगे में शुरू से था, ठीक है। ये कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, क्योंकि इसको बाहर करना है तो इसके लिए ऊपर में वन लिखना होगा। तो अब यह कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर वन कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, एक्स एन। तो कहने का मतलब इस एक्स की पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स की पावर एन आया है, ठीक है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं डी एक्स की पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन और प्लस सी, इसका भी डेरिवेटिव अल्टीमेटली यही होगा, चूंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो, और इसका डेरिवेटिव अभी हम फाइंड कर चुके हैं, कितना है, एक्स की पावर एन। और एक चीज़ और, यहाँ पर एन, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, सिर्फ माइनस वन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एन डज नॉट इक्वल्स टू माइनस वन, अगर यह माइनस वन हो जाएगा तो जानते हैं यह माइनस वन प्लस वन, मतलब नीचे जीरो हो जाएगा, और यह तब अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अब हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स की पावर एन है, तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन, मतलब इसका प्रिमिटिव ये हो जाएगा। तो देयरफॉर एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का इंटीग्रल्स क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस सी, और यहाँ पर एन डज नॉट इक्वल्स टू माइनस वन। सबसे पहला और बेसिक इंटीग्रल्स हमारे सामने है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस सी। एन का वैल्यू यहाँ पर ये एन सारे रियल नंबर्स के लिए वैलिड है, सिर्फ माइनस वन के लिए नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ है, इस तरह से ये फार्मूला आया हुआ है, और ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा बच्चे इसे यूज़ करते हैं। अब फिजिक्स में चले जाओ तो वहाँ पर ये फिजिक्स में लगभग सारे स्टूडेंट्स को भी ये मालूम रहता है, मैथ में तो खैर बहुत कुछ मालूम रखना होगा भी, ठीक है। इसका कुछ एग्जाम्पल, मतलब इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल एक्स की पावर 10, ठीक है। तो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन में क्या करना है, जितना पावर है उतना ऐड कर देना है, और जितना वह पावर रिजल्टेंट होता है, जैसे एन पावर है तो एन में वन ऐड करके यहाँ पर पावर लिखना है एक्स का एन प्लस वन, और इसी एन प्लस वन से पूरे टर्म को डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर एक्स का पावर 10 है, 10 प्लस वन बाय 10 प्लस वन, और प्लस सी हमेशा लिखना होगा। इंडेफिनिट इंटीग्रल्स या प्रिमिटिव जब हम निकालते हैं तो प्लस सी हमेशा लिखना होता है, क्योंकि ये जो प्रिमिटिव होता है यह यूनिक नहीं होता है, बल्कि ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ प्रिमिटिव्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए यहाँ पर ये सी, जिसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाता है, ये लिखना होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली यह हो जाएगा एक्स की पावर 11 बाय 11 प्लस सी। उसी तरह से एक्स की पावर मान लेते हैं 21, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे एक्स की पावर 21 प्लस वन, मतलब एक्स की पावर 22 बाई 22 प्लस सी, ठीक है। इस तरह से लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 डी एक्स, ये एक्स की पावर 1/2 प्लस वन बाय 1/2 प्लस वन प्लस सी, ठीक है। अब ये जानते हैं 1/2 प्लस वन है 3/2 होगा, और ऊपर जाएगा तो यह 2/3 इंटू एक्स की पावर यह 3/2 प्लस सी, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ये एक्स के अलावा दूसरे वेरिएबल में भी हो सकता है, जैसे कुछ और एग्जांपल टी की पावर 5 dt। तो यहाँ पर अगर t की पावर 5 है तो यहाँ पर वेरिएबल t है, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे t के रिस्पेक्ट में ही, ऐसा नहीं कि dx हो जाएगा। t की पावर 5 ये x के रिस्पेक्ट, सॉरी t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, इसलिए dt लिखा गया है, ठीक है।
तो ये इस फॉर्मूला को फॉलो करके लिखेंगे, कितना हो जाएगा, टी की पावर 5 + 1 बाई 5 + 1 प्लस सी, मतलब टी की पावर 6 बाई 6 प्लस सी। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये फार्मूलास एक्स के वेरिएबल के लिए हम यहाँ पर डिराइव किए हैं, और ये किसी भी वेरिएबल में क्वेश्चन होगा तो इस फार्मूला को लगाकर इस तरह का इंटीग्रल्स या प्रिमिटिव का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, दूसरा नंबर बहुत इजी है। यहाँ पर हम जानते हैं dx बाय dx, मतलब यहाँ पर dx का पावर 1 बाय dx ये होगा, और ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस 1, मतलब 1 इंटू एक्स का पावर 0, मतलब 1 इंटू 1 मतलब 1। तो dx बाय dx जिसका वैल्यू 1 होता है, तो देयरफॉर अब इन्वर्स प्रोसेस से 1, ठीक है, ये डेरिवेटिव है, इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो 1 dx लिखेंगे, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट यहाँ पर करना है, और आंसर जिस फंक्शन का यहाँ पर x प्लस सी लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी का डेरिवेटिव तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस सी। अब 1 dx यह नहीं लिखा जाता है, 1 dx को सिर्फ dx लिखा जाता है, तो 1 dx का मतलब यहाँ पर सिर्फ dx लिखना है, और इसका इंटीग्रल या प्रिमिटिव क्या होगा, x प्लस सी। ठीक है, तो dx का प्रिमिटिव x प्लस सी याद रखना है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर पूछना चाहें कि dt का प्रिमिटिव क्या होगा, t प्लस सी, dv का प्रिमिटिव क्या होगा, v प्लस सी, dw का प्रिमिटिव क्या होगा, w प्लस सी। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर dt होगा तो t प्लस सी हो जाएगा, dv रहेगा तो v प्लस सी हो जाएगा, dw रहेगा तो w प्लस सी। ठीक है, ये याद रखना है, बस बेसिक फार्मूला है हमारे पास dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी। ठीक है, थर्ड नंबर हम जानते हैं साइन x प्लस सी, तो हम लिखेंगे क्योंकि साइन x का डेरिवेटिव कंसीडर किया जाएगा, कांस्टेंट का तो 0 ही हो जाएगा। साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है। ठीक है, साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो बाय कॉन्सेप्ट जो हम बता चुके हैं, यहाँ पर डेरिवेटिव cos x है, तो अब इस cos x का एंटी डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, sin x प्लस सी, sin x प्लस सी। ठीक है, ये इसका प्रूफ है, sin x प्लस सी किसका प्रिमिटिव होगा, cos x का, मतलब ये इसको हम अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, तो देयरफॉर अगर हम ये माइनस इसके पास भेज देंगे, माइनस cos x, ठीक है, माइनस cos x का डेरिवेटिव, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन x होता है, तो माइनस cos x का डेरिवेटिव प्लस साइन x होगा। ठीक है, तो देयरफॉर माइनस cos x प्लस सी, माइनस cos x का डेरिवेटिव साइन x होता है, तो अगर हम माइनस cos x का डेरिवेटिव में प्लस सी ऐड करके भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तब भी आंसर क्या हो जाएगा, साइन x होगा। तो अब साइन x का इंटीग्रल माइनस cos x प्लस सी होगा, तो देयरफॉर साइन x का इंटीग्रल माइनस cos x प्लस सी ये होगा। ठीक है, याद रखना है, साइन x का इंटीग्रल या इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ साइन x, चूंकि ये फार्मूला है तो इसको इंडेफिनिट इंटीग्रल्स बोलेंगे, तो साइन x का इंडेफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू माइनस cos x प्लस सी होगा। ओके, नेक्स्ट हम जानते हैं tan x और प्लस सी हम कर ही देते हैं। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो यहाँ पर sec स्क्वायर x का इंटीग्रल्स क्या हो जाएगा, tan x प्लस सी, तो देयरफॉर स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स ऑफ sec स्क्वायर x या tan x प्लस सी होगा। ठीक है, फिर cot x का इंटीग्रल माइनस cosec स्क्वायर x होता है। ठीक है, cot x का इंटीग्रल माइनस cosec स्क्वायर x होता है, तो अगर हम यहाँ पर माइनस cot x का कहेंगे इंटीग्रल, सॉरी डिफरेंशिएशन, cot x का डेरिवेटिव
माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो अगर हम माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव जानना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं देयरफॉर माइनस कॉट एक्स और प्लस सी लगा दें, तब इसका डेरिवेटिव अब माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स नहीं होगा बल्कि कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा, वो प्लस सी का तो जीरो ही हो जाएगा यहाँ पर, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं देयरफॉर कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम जानते हैं सेक एक्स, और इसमें प्लस सी कर देते हैं। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। तो अब सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल्स सेक एक्स प्लस सी होगा। तो देयरफॉर सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका प्रिमिटिव या इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, फिर से कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर माइनस लगाते हैं तो फिर माइनस कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा, और फिर हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। तो देयरफॉर यहां पर माइनस, अब हम कॉसेक एक्स के पास ले आते हैं, तो माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, इसका डेरिवेटिव अब कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा। तो अल्टीमेटली जो हमारा स्टैंडर्ड इंडेफिनिट इंटीग्रल्स या प्रिमिटिव का फार्मूला अब हमारे पास क्या होगा, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका इंटीग्रल्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये सब जो हम अभी आपको बता रहे हैं ये सब स्टैंडर्ड इंडेफिनिट इंटीग्रल्स या फॉर्मूला कहलाता है। जब हम इंटीग्रेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे तो इसमें किसी भी फंक्शन का जो प्रिमिटिव्स हम फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे, तो ये सारे फार्मूलाज, इसमें से बहुत सारा फार्मूला एक साथ या इसमें से ही जो फार्मूला है वो हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन के प्रोसेस के दौरान। ठीक है, तो ये सब सारा फार्मूला अभी से ही आपको याद होना ही चाहिए। अगर ये आप याद नहीं करते हो तो फिर आप आगे इंटीग्रेशन के टॉपिक्स को और आगे लेकर नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि ये सब आपके पीछे रहेगा। ये सब आपका बेसिक्स है, ये सब आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, e की पावर x और प्लस सी कर देते हैं, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है। ठीक है, यह e क्या है, e मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में नंबर होता है। ठीक है, कांस्टेंट होता है इसका वैल्यू। तो यहाँ पर e की पावर x, इसका इंटीग्रेशन भी e की पावर x प्लस सी ही होगा। ठीक है, अब एक बहुत काम का फार्मूला यहाँ पर a की पावर x, इसका डेरिवेटिव जानते हैं a की पावर x इंटू लॉग a होता है। यहाँ पर a पॉजिटिव होता है, a को मतलब पॉजिटिव लिया जाता है और उसमें भी 1 नहीं होना चाहिए। तो ये फार्मूला होता है a की पावर x का a की पावर x इंटू लॉग a। अब इसी में अगर हम a की पावर x बाय लॉग a इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर log a कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर देंगे। तो इस कांस्टेंट को बाहर करेंगे तो log a चूंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में है और इसे बाहर भी करना है, तो इसके लिए ऊपर में कितना लिखना पड़ेगा, 1 बाय लॉग a इंटू डी ए की पावर x बाय डी एक्स। अब a की पावर x का a की पावर x इंटू लॉग a, यहाँ पर इसके वैल्यू को हम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाय लॉग a
इंटू ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। लॉग ए कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली ए की पावर एक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ए की पावर एक्स आया है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ए की पावर एक्स प्लस सी, सॉरी ए की पावर एक्स, इसका इंटीग्रल ए की पावर एक्स बाय लॉग ए प्लस सी तो लिखना ही होगा। ठीक है, ए की पावर एक्स बाय लॉग ए प्लस सी। ठीक है, ये इसका इंटीग्रल होगा। ठीक है, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स बाय लॉग ए पॉजिटिव होना चाहिए और ए का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये फार्मूला वैलिड है। ठीक है, इसका कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर सॉल्व करके बताते हैं, आप ध्यान से देखना है। जैसे एग्जांपल 2 की पावर एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सीधा लिखना है 2 की पावर एक्स बाय लॉग 2 प्लस सी। यहाँ पर लॉग हमेशा एक बेस के साथ होता है, और मैथमेटिक्स में अगर लॉग में बेस मेंशन नहीं किया गया है तो वहाँ पर बेस ई होता है। डेट इज यहाँ पर log 2 का मतलब यहाँ पर log 2 विथ बेस ई, ये मैथमेटिक्स में अंडरस्टूड रहता है। ठीक है, उसी तरह से एग्जांपल एक और लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 की पावर टी, तो ये dt हो जाएगा, तो ये 2 की पावर टी बाय log 2 प्लस सी होगा। 3 की पावर मान लेते हैं 3 की पावर x dx, तो ये 3 की पावर x बाय log 3 प्लस सी होगा। लेकिन यहीं पर अगर हम 3 की पावर x की जगह पर x की पावर 3, तो ये जो आज का पहला इंटीग्रल का फार्मूला हम बताए हैं उस पर चला जाएगा। मतलब x की पावर 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 प्लस सी, मतलब ये x की पावर 4 बाय 4 प्लस सी, ये इसका आंसर होगा। ऐसा नहीं कि इसका भी फार्मूला हम इसी के फार्मूला की तरह लगाकर सॉल्व करेंगे, ये अलग है। इसमें कांस्टेंट बेस में है और वेरिएबल पावर में है। इसमें कांस्टेंट पावर में है और वेरिएबल बेस में है। तो ये दोनों फार्मूला को यूज़ करते समय सावधानी बरतना है कि कौन सा फार्मूला, कौन सा स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हम यूज़ करेंगे, ये सोच समझ कर लगाना है। ओके, नेक्स्ट हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पर जितना भी डेरिवेटिव, चूँकि जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वह एक इंटरवल में होता है। ये हमेशा डिफरेंशिएबिलिटी के चैप्टर में बताया गया है। लेकिन यहाँ पर जो भी फंक्शन डिफरेंशिएट, इसका फार्मूला जो डेरिवेटिव होता है सिर्फ हम उसी को कंसीडर करने जा रहे हैं। यहाँ पर इंटरवल को हम कंसीडर नहीं करने जा रहे हैं। इंटरवल के बारे में कंसीडर किया जाता है हायर क्लासेस में। तो सिर्फ और सिर्फ हम फंक्शन के डेरिवेटिव से मतलब रखते हैं। यहाँ पर जो इंटरवल होता है उसको हम यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा सिलेबस में भी कहा गया कि आपको इंटरवल को इग्नोर करके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। ओके, फिर कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर हम ये माइनस इसके पास लगा देंगे तो फिर माइनस कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो देयरफॉर यहाँ पर माइनस कॉस इनवर्स एक्स और प्लस सी। यहाँ पर हम सी छोड़ रहे हैं, सी नहीं भी रहेगा तब भी हम यहाँ पर आंसर में प्लस सी ही लिखेंगे, क्योंकि जानते हैं प्लस सी यहाँ पर मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो कॉस माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अब इसका डेरिवेटिव यहाँ पर माइनस नहीं बल्कि क्या होगा, प्लस होगा 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर कह सकते हैं फिर से 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी होगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो क्या यहाँ पर देख सकते हैं आप हम लोग, ये 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी है,
और यहाँ पर सेम इसी चीज़ का इंटीग्रेशन माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी है। तो ये दोनों में से हम किसी भी आंसर को लिख सकते हैं, ये इक्विवेलेंट होता है, ये इस दोनों में कोई भी फर्क नहीं होता है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में इसके बारे में कहा मतलब बताया गया है कि ये दोनों सेम है। ठीक है, वैसे चाहे तो हम बता सकते हैं, बट इससे यह लेक्चर काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो इसको जानने का ज़रूरत नहीं है। यह हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के टॉपिक में ही आपको बताएंगे। ठीक है, सिंस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस सी, tan इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, सी हमेशा इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में जो फंक्शन है उसके साथ प्लस सी लिखना मैंडेटरी है। क्यों, हम बता चुके हैं कि किसी भी फंक्शन का जो प्रिमिटिव होता है वह यूनिक नहीं होता है, बल्कि हमेशा एक इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, यह आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी की वजह से। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लेक्चर के शुरू में बता चुके हैं, इसलिए सी प्लस यहाँ सी हमेशा लिखा जाना ही चाहिए। ठीक है, फिर हम जानते हैं कॉट इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो अगर हम इसमें माइनस देते हैं तो फिर ये प्लस हो जाएगा, देयरफॉर डी माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस होगा, तो देयरफॉर एक बार फिर से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ये होगा। ओके, फिर जानते हैं सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यह होता है सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, तो देयरफॉर 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रल या प्रिमिटिव क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव -1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यह होता है। फिर माइनस अगर हम उठाकर यहाँ दे देंगे कॉसेक इनवर्स एक्स के आगे, तो ये आंसर इस बार प्लस 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, तो देयरफॉर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन सॉरी डिफ्रेंशिएशन डेरिवेटिव 1/ मतलब प्लस होगा 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये होगा। तो अब हम फिर से कह सकते हैं 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स सॉरी कॉसेक स्क्वायर नहीं कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। ओके, अब यहाँ पर एक फार्मूला हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, 1/x का मतलब x का पावर -1, तो देयरफॉर 1/x का इंटीग्रेशन या x का पावर -1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x, यहाँ पर log mod x, यहाँ पर log mod x लेंगे। ठीक है, क्यों लेंगे अभी हम बता देंगे। ठीक है, log mod x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log mod x प्लस सी होगा। ठीक है, देखो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1/x dx log mod x प्लस सी। ठीक है, इसको हम डिराइव करते हैं अच्छे से, तब समझ में आएगा। तो इसके प्रूफ को हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं log mod x प्लस सी, डिफरेंशिएशन ऑफ log mod x प्लस सी। ठीक है,
इसको दो केस लेकर बनाएंगे। यहाँ पर जानते हैं लॉग नेगेटिव नंबर का और जीरो का नहीं एग्जिस्ट करता है, तो जीरो तो होगा नहीं, यहाँ पर जीरो का मॉडुलस जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर x या तो पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव रियल नंबर, या नेगेटिव रियल नंबर। तो केस 1 व्हेन x ग्रेटर देन जीरो, तो x अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो जानते हैं मॉड x क्या हो जाएगा x। तो देयरफॉर ये dx लिखते हैं, d log mod x प्लस c बाई dx। इसका मतलब हो जाएगा d log mod x के जगह पर क्या लिखेंगे x प्लस c बाई dx। अब यहाँ पर log x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, और c का जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब x ग्रेटर देन जीरो होगा तो उस केस में log mod x प्लस c का डेरिवेटिव 1/x होगा। तो बाय डेफिनेशन 1/x का, यहाँ पर 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log mod x प्लस, ये फर्स्ट केस जब x पॉजिटिव होगा। दूसरा केस में हम यहाँ पर x नेगेटिव लेंगे, चूंकि नेगेटिव नंबर का log एग्जिस्ट नहीं करता है, बट चूंकि अब नेगेटिव नंबर मॉड के इनसाइड होगा तो एक्चुअल में वह पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव नंबर का ही log एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब दूसरा केस, व्हेन x लेस देन जीरो, मतलब x जब नेगेटिव रियल नंबर होगा, तो इस केस में मॉड x जानते हैं जब x लेस देन जीरो होता है तो मॉडुलस ऑफ x माइनस x होता है। तो देयरफॉर d log mod x प्लस c विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम लिखेंगे d log mod x के जगह पर क्या लिखाएगा माइनस x प्लस c बाई dx। तो इसमें हो जाएगा d log माइनस x, लॉग के पास माइनस x है तो चेन रूल से अभी यह माइनस x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा एन टू डी माइनस एक्स बाई डी एक्स, और दूसरा टर्म कांस्टेंट, इसका तो जीरो ही हो जाएगा। तो log माइनस एक्स का माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में 1/-x, और माइनस एक्स का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव -1, तो अल्टीमेटली ये 1/x। तो फिर से हम देख सकते हैं दूसरा केस में भी जब x लेस देन जीरो है तो log mod x प्लस c का डेरिवेटिव 1/x ही आया है। तो इस तरह से फिर से 1/x का डेरिवेटिव, 1/x का प्रिमिटिव, देयरफॉर 1/x का प्रिमिटिव log mod x प्लस c यही होगा। तो दोनों केस को अगर मर्ज कर दें जब x पॉजिटिव है या x नेगेटिव है, ठीक है। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 1/x का प्रिमिटिव log mod x प्लस c, ठीक है, ये इसका प्रूफ है। ओके, अब ये अभी हम जितने भी आपको हमने यहाँ पर इंटीग्रल्स बताए हैं ये सारे स्टैंडर्ड इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, मतलब मेन जो बेसिक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन को अप्लाई करके किसी भी फंक्शन का प्रिमिटिव फाइंड करने के लिए, ये सारे फार्मूलाज ही मेनली यूज़ किए जाते हैं फिलहाल, ठीक है। तो इन सबको आप अच्छे से याद कर लें। इसको अगर आप क्वेश्चंस ढेर सारा अभी शुरू में सॉल्व करेंगे तो ये सब आपको वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स बताने जा रहे हैं कि किसी भी डेरिवेटिव का अगर प्रिमिटिव फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक रूल्स, इसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। अब इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बताने जा रहा हूँ, इन सब को भी आप अच्छे से समझ लें ताकि जो क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे प्रिमिटिव फाइंड करने के लिए उसमें ये सारे प्रॉपर्टीज़ और स्टैंडर्ड इंडेफिनिट इंटीग्रल्स जो फार्मूला है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम जो भी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है वो बताने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज, इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स डी एक्स। के यहाँ पर क्या है, के कांस्टेंट है, तो के और फंक्शन एफ एक्स मतलब जो इंटीग्रांड है और ये के, इस दोनों के बीच कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों के बीच। तो कांस्टेंट इनटू फंक्शन, इसका अगर इंटीग्रेशन करना हो तो यह कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर हो जाता है, तो यहाँ पर के को हम बाहर कर देंगे और इंटीग्रेशन होगा एफ एक्स का।
याद रहे के यहाँ पर क्या है, के एक कांस्टेंट है, के कांस्टेंट होगा तभी हम इसे बाहर करेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे 3 cos x, इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसमें हम सबसे पहले 3 और cos x में 3 cos x के साथ मल्टीप्लाइड है तो 3 को बाहर कर देना है, यहाँ पर cos x का इंटीग्रेशन 3। अब cos x का इंटीग्रेशन ये फार्मूला है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स के अंडर आता है। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x और प्लस c। हालांकि जानते हैं यह इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 3 sin x प्लस c डायरेक्ट लिखेंगे। क्यों, इसके मतलब भी हम आपको बता देते हैं। तो और यहाँ पर cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c लिखेंगे तो यहाँ पर 3 टाइम्स sin x मतलब 3 sin x और 3 टाइम्स c, जिसे 3c लिखेंगे तो आगे हम यहाँ पर 3 sin x। अब c एक अननोन कांस्टेंट है जिसे एक नॉन कांस्टेंट 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो अगर एक अननोन नंबर को एक नॉन नंबर जिसे हम जानते हैं कि 3 है उससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा, अननोन नंबर होगा, इसलिए इसे हम c ही लिखते हैं। इसलिए ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर 3 cos x का इंटीग्रेशन sin x लिखेंगे प्लस c। ये इस तरह से मतलब प्रोसेस को हमें लेंदी नहीं बनाना है, ठीक है। एक और एग्जांपल जैसे हम मान लेते हैं 4x3, इसका प्रिमिटिव फाइंड करना है तो 4 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x3 dx। सबसे पहले ऐसे लिखेंगे 4, अब x3 का x की पावर 3 + 1 बाय 3 + 1 + c। क्यों, इसका फार्मूला हम बताए हैं x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n + 1 बाय n + 1 + c, ठीक है। तो इस फार्मूला से यहाँ पर x की पावर 3 का x की पावर 3 + 1 बाय 3 + 1, अब यह 3 + 1 4 होता है, यह 4 कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेटली आंसर होगा x की पावर 4 + c, ठीक है। तो इस तरह से इंटीग्रेट करना होता है। तो ये पहला प्रॉपर्टीज है, फंक्शन में अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो और इंटीग्रेट करना हो तो कांस्टेंट को बाहर करके इनटू फंक्शन का इंटीग्रेशन, इस तरह से वैल्यू फाइंड किया जाता है। दूसरा अगर बहुत सारे फंक्शन का इंटीग्रल करना है, इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड करना है, जैसे k टाइम्स fx प्लस p a टाइम्स gx माइनस b टाइम्स hx प्लस qx, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह का एक्सप्रेशन जिसमें 2 या 2 से अधिक फंक्शन आपस में प्लस या माइनस इन दोनों साइन के कॉम्बिनेशन से अटैच्ड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन, इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन है जिसमें देख सकते हैं कि सारा ही फंक्शन सेम वेरिएबल x में है, ऐसा नहीं कि ये अलग अलग वेरिएबल में होना चाहिए। ये जितने भी फंक्शन यहाँ पर इस तरह के कॉम्बिनेशन में होगा वो सारा का सारा फंक्शन सेम वेरिएबल में होना चाहिए। तो फर्स्ट फंक्शन fx के साथ मल्टीप्लाइड है। एक चीज़ और, अगर यहाँ पर dx है, तो यहाँ पर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x होगा, मतलब यहाँ पर जो भी x दिखेगा वो वेरिएबल हो जाएगा और कोई भी दूसरा लेटर अगर दिखेगा तो वो कांस्टेंट एज्यूम किया जाएगा। तो यहाँ पर फंक्शन f वेरिएबल x में k कांस्टेंट है, इसके साथ मल्टीप्लाइड है, प्लस है। फिर ये दूसरा फंक्शन gx है, मतलब g है और ये वेरिएबल x में है और ये यहाँ पर कांस्टेंट एज्यूम किया जाएगा। इसमें b को कांस्टेंट एज्यूम किया जाएगा। इसके पास कोई कांस्टेंट नहीं है लेकिन एक्चुअल में जानते हैं इसके पास 1 जो कि हिडन है, 1 × समथिंग नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह का अगर कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन का इंटीग्रल्स फाइंड करना है तो रूल्स कहता है यहाँ पर एवरी टर्म का सेपरेट इंटीग्रल्स में सबसे पहले इसे ब्रेक कर देना है। तो पहला टर्म हो जाएगा k टाइम्स fx विथ रिस्पेक्ट टू x का इंटीग्रेशन। उसके बाद साइन देखना है क्या है, फर्स्ट टर्म के बाद अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। फिर दूसरा टर्म का इंटीग्रेशन a टाइम्स dx, फिर साइन माइनस है तो माइनस लिखेंगे, b टाइम्स hx का इंटीग्रेशन प्लस qx का इंटीग्रेशन प्लस सो ऑन। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी से यहाँ पर k को बाहर करना होगा तो अल्टीमेटली ये k बाहर हो जाएगा और fx का इंटीग्रेशन, इसमें a बाहर हो जाएगा
और इंटीग्रेशन होगा फंक्शन gx का। इसमें b को बाहर करेंगे और इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर hx का। इसमें कुछ बाहर नहीं होगा qx। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करना हो तो सबसे पहले हम इसे इस तरह से ब्रेक कर देंगे। मतलब जितने भी यहाँ पर फंक्शंस हैं ये कॉम्बिनेशन में, सारे फंक्शन का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन का कॉम्बिनेशन इसका वैल्यू होगा। ठीक है, ये देख सकते हैं कि एवरी फंक्शन का यहाँ पर इंडिविजुअल वैल्यू का इंटीग्रेशन का कॉम्बिनेशन ये अल्टीमेटली यहाँ पर होगा। जैसे एग्जांपल 3x² माइनस 5 cos x प्लस 2e⁻x प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन के वैल्यू को हमें इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहला टर्म 3x² का इंटीग्रेशन में 3 और x² आपस में मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पर पहला टर्म हो जाएगा 3 को बाहर करेंगे x² का इंटीग्रेशन। उसके बाद साइन माइनस से माइनस देंगे, फिर 5 cos x में 5 और cos x के बीच प्रोडक्ट है। दूसरा टर्म में 5 को बाहर करेंगे cos x का इंटीग्रेशन, फिर 2 इंटू e⁻x में 2 को बाहर कर देंगे और e⁻x का इंटीग्रेशन। अब 7 के पास कुछ है नहीं तो 7 डायरेक्ट बाहर हो जाएगा। अगर कोई टर्म कांस्टेंट है तो वो बाहर हो जाता है और सीधा dx लिखेंगे। ठीक है, वैसे ये 7 dx होता है तो जानते हैं 7 को बाहर कर देते हैं, dx बचेगा। तो यहाँ पर अगर सिर्फ 7 है तो इसे लिखेंगे 7 बाहर करके इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, अब सारा काम फार्मूला कर देगा, उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो 3x² का जानते हैं पावर 2 है तो x की पावर 2 + 1 मतलब 3/3। प्लस c नहीं लिखना है, फिर से जैसे इसका इंटीग्रेशन में प्लस c होगा, इसका में भी प्लस c होगा, इसका में भी प्लस c होगा, इसका में भी प्लस c होगा। तो 4 + c 1 2 3 4 ये 4 इंटीग्रल्स का जो 4 + c आएगा, क्योंकि ये सारे c अननोन कॉन्स्टेंट्स हैं और ये सारे c अननोन कांस्टेंट अगर ऐड करेंगे तो आंसर एक अननोन कांस्टेंट होगा, इसलिए हम सिंगल अननोन कांस्टेंट इसमें लिखेंगे। तो दूसरा टर्म के पहले साइन माइनस है तो यहाँ पर माइनस, सी नहीं लिखना है। cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, फिर से इसका sin x प्लस सी नहीं लिखना है, प्लस 2 e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, प्लस 7 dx का इंटीग्रेशन x होता है और एक c लास्ट में लिखना है। ठीक है, ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो अब ये x³ माइनस 5 sin x प्लस 2 e⁻x प्लस 7x प्लस c, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन का अगर इंटीग्रल्स फाइंड करना होता है तो इस तरह से सबसे पहले उसे सेपरेट किया जाता है। ठीक है, आगे चल के ये सेपरेट भी नहीं करना होता है, हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी चूंकि हम इनिशियल स्टेज में हैं, इंटीग्रेशन के बारे में सीख रहे हैं, इंटीग्रेशन कैसे करना है ये आगे अभी बहुत कुछ सीखना है। तो जो भी प्रोसेस अभी जिस तरह से करना होता है ये हम जो बता रहे हैं आपको उसी तरह से करना होगा शुरू में। बाद में क्या इग्नोर करना होता है क्या नहीं करना होता है ये आगे आने वाले लेक्चर्स में एक स्टेज होगा जहाँ पर हम वो खुद मालूम कर सकते हैं कि ये स्टेज हमें नहीं लिखना होता है, बट अभी आपको इस तरह से लिखना होगा, तभी आप जो भी फार्मूलाज हम बताए हैं वो सब भी आपको याद हो पाएगा। ओके, तीसरा प्रॉपर्टीज, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर एक फंक्शन है f(x), इसका डेरिवेटिव अगर कैपिटल F(x) है तो देन इसका इंटीग्रल या इसका प्रिमिटिव बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, स्मॉल f(x) प्लस c होगा। ठीक है, तो मिटाते हैं। ये प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टीज है, ऑलरेडी बता चुके हैं, 2-3 बार बता चुके हैं इसी लेक्चर में। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, बाहर में डिफरेंशिएशन है और यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है किसका, ये देखें आप, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में यहाँ पर जो फंक्शन है वो कैपिटल F(x) है। ठीक है, तो अब
इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ये कितना है, एफ एक्स प्लस सी। अब स्मॉल एफ एक्स प्लस सी इसका डेरिवेटिव नाम निकालना है, तो स्मॉल एफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव कितना है, कैपिटल एफ एक्स। सी का तो जीरो ही हो जाएगा, अल्टीमेटली आंसर हो जाएगा एफ एक्स। तो कंक्लूजन क्या निकला कि अगर हमें इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन फाइंड करना हो तो जो इंटीग्रांड होता है कैपिटल एफ एक्स वही आंसर होगा, ठीक है। तो देयरफॉर अल्टीमेटली फार्मूला हो गया डी कैपिटल एफ एक्स डी एक्स, आंसर हो जाएगा कैपिटल एफ एक्स। जो इंटीग्रांड है यहाँ पर वो होगा, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं डी एक्स क्यूब प्लस कॉस 5x प्लस लॉग एक्स, ठीक है। यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना है इस इंटीग्रल के वैल्यू को, तो यहाँ पर इस फॉर्मूला से जो इंटीग्रांड है वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जस्ट एफ एक्स यहाँ इंटीग्रांड है तो एफ एक्स आंसर होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब जो इंटीग्रांड है एक्स क्यूब प्लस कॉस 5x प्लस लॉग एक्स। कुछ नहीं करना है, बस ये आंसर होगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या एमसीक्यू क्वेश्चंस बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में प्रायः पूछा जाता है, तो इस प्रॉपर्टी को याद रखना है। बुक्स में शायद ही ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेगा, ठीक है। इसी में एक दूसरा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज, इंटीग्रेशन, इस बार इंटीग्रेशन होगा डिफरेंशिएशन का, तो इंटीग्रेशन का साइन पहले दिए हैं, डिफरेंशिएशन एफ एक्स डी एक्स, और ये डी एक्स इस इंटीग्रेशन के लिए है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करना है किसका, डिफरेंशिएशन का। तो देखते हैं आंसर क्या होता है। अब डी एफ एक्स बाई डी एक्स कितना है, कैपिटल एफ एक्स। अब यहां पर कैपिटल एफ एक्स डी एक्स कितना है, स्मॉल एफ एक्स प्लस सी। तो कितनी अजीब बात है, इंटीग्रेशन करना है डिफरेंशिएशन का, जो आंसर होगा वो जो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव यहाँ पर, मतलब वो वही फंक्शन आंसर होगा जिसको यहाँ पर डिफरेंशिएट किया जा रहा है, एफ एक्स। अब चूंकि इंटीग्रेशन हो रहा है तो प्लस सी तो यहाँ लगेगा ही, ठीक है। तो देयरफॉर अल्टीमेटली क्या फार्मूला यहाँ पर निकल के आया है सामने, डी एफ एक्स बाई डी एक्स स्मॉल एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को याद रखना है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में काफ़ी क्वेश्चंस पूछा जाता है, शॉर्ट आंसर टाइप भी हो सकता है, एमसीक्यू भी हो सकता है। इसका एग्जांपल हम अभी देने जा रहे हैं, और बुक्स में भी शायद आपको एक दो क्वेश्चंस मिल जाए, ठीक है। बट बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में ये इस प्रॉपर्टीज खास करके इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, अगर एक अननोन फंक्शन एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव कुछ इस तरह से दिया गया है, 3x² माइनस 2x प्लस 3 या 2x प्लस 4। एक अननोन फंक्शन का डेरिवेटिव कुछ इस तरह से दिया गया है, एंड मान लेते हैं f0 इसका वैल्यू दिया गया है 4, देन फाइंड fx। तो एक अननोन फंक्शन जिसका डेरिवेटिव दिया गया है यह है, और उस अननोन फंक्शन का 0 पर वैल्यू 4 दिया गया है, तो उस अननोन फंक्शन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है इसको यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ एक्स बाई डी एक्स। जानते हैं क्या होता है, एफ एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। तो अब डी एफ एक्स बाई डी एक्स इसका वैल्यू दिया गया है ये, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पर लिख सकते हैं 3x² माइनस 2x प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस सी होगा, ठीक है, नो डाउट। अब इसमें एवरी टर्म को हम सेपरेट कर देते हैं, तो 3x² का इंटीग्रेशन माइनस 2x का इंटीग्रेशन एंड 4 dx का इंटीग्रेशन, ठीक है।
और ये c को हम इधर ले आते हैं तो माइनस सी एफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये 3 एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3 होगा, माइनस 2 एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा, और 4 डी एक्स का एक्स, और प्लस सी और माइनस सी कैंसिल नहीं करा देना है, क्योंकि इसका जो प्लस सी है वो अननोन है और ये सी ये भी अननोन है, दोनों इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए हमें प्लस सी लिखना है, ठीक है। इस तीनों का सी और ये माइनस सी मिलकर कभी भी कैंसिल नहीं कराना है, यहाँ सी ही लिखना है। जब तक सी का वैल्यू नहीं दिखता है एग्जैक्ट, तब तक उसे हम मतलब सिंप्लीफाई करके उसके फाइनल वैल्यू को नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि इसका सी और इसका माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं होता है, ठीक है। वजह ये है कि सी यहाँ पर अननोन है। अब अननोन है तो दोनों इक्वल हो भी सकता है, और अगर इक्वल होगा तो फिर सी माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, और अगर इक्वल नहीं हुआ तो फिर वो कैंसिल नहीं होगा, इसलिए सी लिखना पड़ेगा। तो चूंकि अब ये चूंकि अननोन है तो हम इसे इक्वल नहीं मान सकते हैं, तो इसलिए भलाई इसी में है कि हम यहाँ पर सी लिखेंगे, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, तो अल्टीमेटली एफ एक्स यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी, ठीक है, दिया गया है, मतलब आ चुका है। अब क्वेश्चन में एफ फंक्शन का वैल्यू 0 पर 4 है, तो सिंस एफ 0 इक्वस टू 4, तो एफ 0 निकालने के लिए हम इसमें जहाँ जहाँ एक्स है क्या रखेंगे 0, तो देयरफॉर एक्स के जगह पर 0 क्यूब, ठीक है, माइनस 0 स्क्वायर 4 इंटू 0 प्लस सी इक्वस टू कितना 4, तो ये पूरा टर्म यहाँ पर तीनों 0 हो जाएगा, अल्टीमेटली सी इक्वस टू 4, सी इक्वस टू 4 हो जाएगा। अब ये सी का वैल्यू फिर हम इसको 1 मानते हैं, ये सी का वैल्यू 4 हम इसी में रख देते हैं, तो देयरफॉर एफ एक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये इसका एफ एक्स का एग्जैक्ट वैल्यू होगा, ठीक है। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, इस फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, 4x का 4 होगा और 4 का 0 हो जाएगा, तो ये आंसर इस डेरिवेटिव को जस्टिफाई कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू फाइंड करना होता है, ठीक है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज, खास करके ये जो प्रॉपर्टीज हम अभी बताए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर के फॉर्म में पूछा जाता है। इस प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है, इसके क्वेश्चंस आपको जहां कहीं भी दिखे आपको तुरंत अच्छे से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप अगर हमारे लेक्चर को अच्छे से समझ पाए हैं तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके चैनल के एक सब्सक्रिप्शन से हमें और अच्छे लेक्चर्स लाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।